Eukarya bancrofti is commonly called as filarial worm. इसके दो होस्ट होते हैं, वन इज प्राइमरी होस्ट एंड अदर इज इंटरमीडिएट होस्ट. प्राइमरी होस्ट इज वन इन विच सेक्सुअल फेज गेट्स कंप्लीटेड, यानी ये रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे और यूकेरेरिया जिसके अंदर बनाता है, दैट इज प्राइमरी होस्ट, एंड ये होता है ह्यूमन बीइंग. एंड इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है जिसके थ्रू ये ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है. ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हो सकती है, एडीज मॉस्किटो हो सकती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो हो सकती है. एंड इन्हीं इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर यूकेरेरिया के लार्वास भी ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्ल्ड वाइड, कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी देखें तो इनकी जो बॉडी है दैट इज इलोंगेटेड, एंड मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस है. इन दोनों को हम देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है. जो मेल है दैट इज स्मॉल एंड फीमेल इज लार्ज. मेल की जो टेल होती है इट इज कर्व्ड, कर्व्ड टेल है, बट जो फीमेल की टेल है इट इज स्ट्रेट. अब देखिए ये किसी भी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कैसे होता है, एंटर होने के बाद फिर क्या डिजीज कोज करता है, वो सब देखते हैं. तो द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी. अब ये यूकेरेरिया bancrofti ह्यूमन बीइंग में एंटर कैसे करता है. जब भी ये मॉस्किटोज प्रेग्नेंट होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको अपने डेवलपिंग एम्ब्रियोज को नरिश करना होता है, एंड नरिशमेंट के लिए इन्हें ब्लड चाहिए. वो ब्लड ये ह्यूमन बीइंग का सक करते हैं. तो जब ये ब्लड सक कर रही होती हैं उस टाइम पर ये कुछ लार्वास ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं. वो लार्वास होते हैं यूकेरेरिया bancrofti के लार्वा. अब इसके एडल्ट को हम बोल रहे हैं फाइलेरियल वर्म. अगर इसके आगे हम माइक्रो वर्ड यूज कर देंगे दैट विल बी द लार्वा ऑफ यूकेरेरिया. तो इसका लार्वा होता है माइक्रो फाइलेरिया लार्वा. तो यही मॉस्किटोज इन लार्वास को ह्यूमन बीइंग में छोड़ देते हैं. अब इनके पास ये लार्वा कहाँ से आया, ये देखने के लिए हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं. तो मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग में मॉस्किटोज ने इन लार्वास को छोड़ दिया, माइक्रो फाइलेरिया लार्वा. ये लार्वा स्किन के पंचर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आए, ब्लड में गए, ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में फैल जाएंगे. जब ये लार्वा जेनिटल रीजन तक पहुंचेंगे, यानी ग्रोइन रीजन में पहुंचेंगे या फिर इंग्वाइनल ग्लैंड्स में पहुंचेंगे. ग्रोइन रीजन में जो ग्लैंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज इंग्वाइनल ग्लैंड. तो जेनिटल रीजन में पहुंचने के बाद ये अपने आप को डेवलप करेंगे और एडल्ट बना लेंगे. माइक्रोफाइलेरिया का एडल्ट होगा फाइलेरिया. अब ये एडल्ट फर्दर इसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस कराएंगे, अपने ही जैसे और फाइलेरियल वर्म्स बनाएंगे. अब ये रिप्रोडक्शन कहाँ चलेगी, ये सारे फाइलेरियल वर्म्स डीप ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे. डीप ब्लड वेसल्स में रिप्रोडक्शन होगी, एंड इनका रिप्रोडक्शन तो होगी ही. इन एडल्ट्स का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है. वो बिहेवियर क्या है कि रात के टाइम पर ये डीप ब्लड वेसल्स से निकलकर सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में मूव कर जाते हैं. मतलब बॉडी के जो सरफेस के पास ब्लड वेसल्स हैं वहां पर आ जाते हैं. इस बिहेवियर को बोला जाता है नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी. साइक्लिक इवेंट है, हर नाइट होता है, सो नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी. इस नॉकटर्नल पेरियोडिसिटी की वजह से माइग्रेशन हुआ रात के टाइम पर. दैट माइग्रेशन विल बी कॉल्ड एज नॉकटर्नल माइग्रेशन, एंड फाइनली ये पहुंच गए सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स तक. अब सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में आ गए हैं, रात का टाइम है, मॉस्किटोज ज्यादा है. तो अब किसी और मॉस्किटो ने फिर से इस ह्यूमन बीइंग को बाइट किया ब्लड सक करने के लिए. ब्लड सक कर रही हैं. ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसके अंदर तो फाइलेरियल वर्म्स हैं. ये जो फाइलेरियल वर्म है रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, अपने ही जैसे और छोटे छोटे वर्म्स बना चुके हैं, लार्वल स्टेज में. तो जब ये लार्वा फाइलेरियल वर्म का लार्वा सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में होगा और इसे किसी और मॉस्किटो ने जब ब्लड सक किया तो अपने अंदर कंज्यूम कर लिया होगा.
तो उस मॉस्किटो की बॉडी में ये अब चला गया। मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद ये लार्वा मॉल्टिंग करेगा, सेकंड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, फिर नरिशमेंट लेके थर्ड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हुआ। थर्ड लार्वा इज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। इसी को ही हम बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव लार्वा है। अब यही लार्वा फिर से जब ये मॉस्किटो किसी और ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर छोड़ देगी। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इस मॉस्किटो के अंदर या मॉस्किटो के पास कैसे आया था। तो अब देखिए ये जो लाइफ साइकिल चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये तो सारा ह्यूमन बीइंग में चल रहा है, प्राइमरी होस्ट में चल रहा है। एंड ये वाला जो साइकिल है ये सारा दिस इज अकरिंग इनसाइड मॉस्किटो, यानी इंटरमीडिएट होस्ट में चल रहा है। तब जब भी ये सारा साइकिल चलेगा, ये जो सारी स्टेजेस हैं ये इस ह्यूमन बीइंग में चलेंगी, तो इस ह्यूमन बीइंग को एक प्रॉब्लम होगी। द प्रॉब्लम और द डिजीज विल बी कॉल्ड एज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्यूकेरेरियासिस। अब इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स देखते हैं। देयर कैन बी लिम्फ एडेमा। एडेमा होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाना। अब ये फ्लूइड अगर लिम्फ हो, यानी लिम्फ की एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो, दैट विल बी कॉल्ड एज लिम्फ एडेमा। देन देयर कैन बी लिम्फ एडिनाइटिस। अगर लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है और नोड्स में स्वेलिंग हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ एडिनाइटिस। सिमिलरली अगर लिम्फ वेसल्स में लिम्फ की एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग दिख रही है, देन इट विल बी कॉल्ड एज लिम्फ एंजाइटिस। और ऐसे ही चलता रहा तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम खराब हो जाएगा, दैट विल बी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में ओवरऑल बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी एंड इसकी वजह से इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग एलिफेंट जैसा दिखेगा। जो हाइंड लिम्स है, मतलब जो पैर हैं और जो जेनिटल रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी एंड द ऑर्गेनिज्म विल लुक लाइक एलिफेंट। दैट इज व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस फॉर दिस डिजीज इज, हमें जाली वाले गेट यूज करने चाहिए, वायर गॉजिंग कर देनी चाहिए डोर्स पर ताकि मॉस्किटोज अंदर ना आ सके। वायर गॉजिंग। इसके अलावा मॉस्किटो से बचने के लिए हमें रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स। और अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाता है, तो ड्रग्स क्या लेंगे हम। थेरेपी इज कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक, दैट्स ऑल।